हाय एवरीवन। जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन यानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको रिएक्ट जेएस के साथ रिडक्स या फिर रिडक्स टूलकिट का यूज़ करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ इस पार्ट के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो, रिडक्स टूलकिट एंड रिडक्स दोनों का यूज सेम है, दोनों के फंडामेंटल सेम है और दोनों को एक ही टीम यानी कि एक ही कंपनी बनाती है। ऑलराइट, बाय द वे ये एक कंप्लीट सीरीज है रिएक्ट जेएस 19 विद रिडक्स टूलकिट। यहाँ पे हम लोग रिडक्स टूलकिट के सारे फीचर्स को एक एक करके यूज देखेंगे, एपीआई के साथ भी, एपीआई के बिना भी। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पता चलेंगे रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट जेएस 19 के। एक बार के लिए पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिडक्स टूलकिट, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और आपको ये वाला कोर्स क्यों देखना चाहिए, इसके अंदर क्या स्पेशल है। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें रिडक्स टूलकिट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक वेबसाइट का बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर है। एक हेडर होता है, एक फूटर होता है, एक साइड बार हो सकता है, एक मेन एरिया हो सकता है, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ सब एरियाज भी हो सकते हैं। अब मान लो रिएक्ट जेएस के अंदर आप हेडर से कुछ फूटर के अंदर डाटा भेजना चाहते हो या फिर हेडर वाले कंपोनेंट से सब एरिया 3 के अंदर कुछ डाटा भेजना चाहते हो, तो कैसे भेजोगे। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन ही कहाँ से आया कि यहाँ से हमें यहाँ पे डाटा भेजना होता है। देखो, जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर एक एप्लीकेशन बनाते हो तो हर चीज़ के लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाते हो, राइट। तो हेडर के लिए एक अलग से कंपोनेंट बन गया, फूटर के लिए अलग से कंपोनेंट बना, साइड बार के लिए अलग से कंपोनेंट, हर चीज़ के लिए अलग अलग से कंपोनेंट बन गया। और रिएक्ट के अंदर जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करना होता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अगर आपके कंपोनेंट्स पास पास हैं, मान लो आपको मेन एरिया से सब एरिया 1 के अंदर डाटा भेजना है, तो वो आप प्रोप्स के थ्रू इजीली भेज सकते हो। जब आपको सब एरिया 1 से सब एरिया 2 के अंदर डाटा भेजना होता है, तो आप लोग स्टेट को अपलिफ्ट करवा के भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं रिएक्ट वाली सीरीज के अंदर बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बट जब आपको एक कंपोनेंट से डाटा किसी दूर वाले कंपोनेंट के अंदर भेजना होता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। तब आप लोग या तो कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ कर सकते हो, बट कंटेक्स्ट एपीआई एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही यूज़ करी जा सकती है। अगर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मान लो कि 1000 कंपोनेंट्स है, बिकॉज जब एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनेगी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो 1000 कंपोनेंट की एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहता। उसके लिए आपको रिडक्स या फिर रिडक्स टूलकिट का यूज़ करना पड़ता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एक रियल टाइम एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर है, यहाँ पे हेडर के अंदर मेन्यूज़ वगैरह हैं इस तरीके के, यहाँ पे बैग है, देन यहाँ पे प्रोफाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना हुआ है। हेडर के लिए एक अलग कंपोनेंट है, सर्च बार के लिए एक अलग से कंपोनेंट है। हालांकि ये जो साइट है रिएक्ट जेएस के अंदर बनी नहीं हुई है, बट मैं आपको रिएक्ट जेएस के सिनेरियो से बता रहा हूँ। अगर मैं इसको रिएक्ट जेएस में बनाता तो कैसे बनाता, राइट। हेडर के लिए एक अलग से कंपोनेंट, सर्च बार के लिए अलग से कंपोनेंट, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, लिस्टिंग दिख रही है, राइट, प्रोडक्ट्स की, इसके लिए एक अलग से कंपोनेंट, जो साइड में फिल्टर्स वगैरह दिख रहे हैं इनके लिए अलग से कंपोनेंट। तो हर चीज़ के लिए एक अलग से कंपोनेंट बनता। और ये तो एक पेज है, मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे अगेन जो ये इमेजेस हैं इसके लिए अलग कंपोनेंट होता, ये साइड में डिटेल्स हैं इसके लिए अलग से कंपोनेंट होता, ये जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए एक अलग से कंपोनेंट होता है, इस तरीके से, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग कंपोनेंट है। अब जैसे ही मैं ऐड टू बैग करूंगा तो एक डाटा मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। बैग के अंदर एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे ऐड टू बैग करा और मैंने यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लिया, देन मैं यहाँ पे ऐड टू बैग कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से डाटा यहाँ तक कैसे ट्रांसफर हुआ। अब एक तो आप कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो, बट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो कंटेक्स्ट एपीआई एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहता। इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले डाटा को रिडक्स के अंदर भेज देते हैं और रिडक्स के अंदर एक स्टोर नाम से चीज़ होती है, वो यहाँ पे अपने आप दिखा देता है। हम लोग बताते हैं उसको कि भाई इस डाटा को यहाँ पे पॉपुलेट करवा दो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, वो तो अपने आप करवा देता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एप्लीकेशन है, ये होता है हमारा रिडक्स का स्टोर। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो सब एरिया 2 है इसके अंदर कोई बटन है, मान लो यहाँ पे जो ऐड टू बैग या फिर ऐड टू कार्ट वाला बटन है ना, वो यहाँ पे है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो सबसे पहले गया डाटा रिडक्स स्टोर के अंदर। रिडक्स स्टोर के अंदर जाते इसको पता चलता है कि भाई अगर मुझे ये वाला डाटा मिलता है ना, तो मुझे साइड बार पे या फिर हेडर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, जहाँ पे डाटा मिला था हमें कि यहाँ पे मुझे डाटा दिखाना है, राइट। तो जैसे इसके अंदर डाटा गया, ये अपने आप से यहाँ पे डाटा हेडर में, फुटर में, जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे अपने आप दिखा देगा।
नाउ आप कह सकते हो यार ठीक है, बट फिर भी ना अगर हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना चाहें या फिर हम लोग लिफ्टिंग अप स्टेट का यूज़ करना चाहें, पॉसिबिलिटी है कि उसका यूज़ करा जा सकता है। देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट के अंदर से डाटा आप रेडक्स स्टोर के अंदर भेजते हो और उनको ना मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर दिखाना होता है। मान लो सेम डाटा आपको साइड बार में, फूटर में, हेडर में, सब एरिया हर जगह पे डिस्प्ले करवाना है जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, तो वो भी कंटेक्स्ट एपीआई के साथ में एंड लिफ्टिंग अप स्टेट के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस केस के अंदर भी हमारा जो रिडक्स है वो बेटर सोल्यूशन देता है हमें। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई कि अच्छा इस तरीके से रिडक्स काम करती है बेसिकली, ठीक है, कि पूरे प्रोजेक्ट के डाटा को एक जगह पे स्टोर कर लेती है और जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उसको वहाँ पे डाटा को भेज देती है। ठीक है, इतना ही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के फंडामेंटल, पर्पस, यूज सेम है। ठीक है, दोनों के अंदर ही आपको रिडक्स स्टोर ही मिलेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? देखो, जब आप लोग रिडक्स का यूज़ करते थे ना आज से कुछ साल पहले, हालांकि अब भी यूज़ करा जाता है बट इतना ज़्यादा नहीं, आज के दिन में रिडक्स टूलकिट का यूज़ ज़्यादा करा जाता है। सो कुछ साल पहले जब हम लोग रिडक्स का यूज़ करते थे तो इसकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। हमें जो इसका स्ट्रक्चर बनाना होता था ना, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। तो उसको ईजी करने के लिए एक रिडक्स के ऊपर रैपर बना दिया गया जिसको बोला गया रिडक्स टूलकिट। अब जहाँ पे पहले आपको ज़्यादा फाइल्स बनानी पड़ती थी, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, तो उसका काम अब आप लोग कम कोड के साथ में, कम फाइल्स के साथ में कर सकते हो। सो यही एक डिफरेंस है। रिडक्स के अंदर कोड कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती थी, रिडक्स टूलकिट के अंदर कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो एग्जांपल के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कभी रिडक्स यूज़ करी है तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं यूज़ करी तो कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप लोग रिडक्स का यूज़ करते तो आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी होती थी, एक्शन एंड रिड्यूसर। बट रिडक्स टूलकिट के अंदर आपको बस स्लाइस डिफाइन करने होते हैं, एक्शन और रिड्यूसर को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो दो फाइल तो डायरेक्टली कम हो गई एक स्लाइस की वजह से। ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बट बेसिकली फंडा यही है कि रिडक्स थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कुछ और रैपर वगैरह बनाया गया उसके ऊपर जिसको बोल दिया गया रिडक्स टूलकिट, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ईजी टू यूज़ है एज कंपेयर टू रिडक्स। नाउ क्वेश्चन, क्या क्या सीखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर? रिडक्स टूलकिट को सेटअप कैसे करते हैं, ये कैसे काम करती है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग कंपोनेंट से आरटीके में यानी कि रिडक्स टूलकिट में डाटा पास कैसे करेंगे, और इसका उल्टा यानी कि आरटीके में से रिएक्ट के कंपोनेंट में कैसे डाटा पास करेंगे। आरटीके बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होती है रिडक्स टूलकिट की। सो इसका मतलब है रिडक्स टूल किट। ठीक है, एपीआई कॉल कैसे करते हैं रिडक्स टूलकिट के साथ में आपको ये भी पता चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी आप लोग रिडक्स के साथ में एपीआई कॉल करते थे ना तो आपको एक अलग से मिडलवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, या तो थंक या फिर सागा। जो रिडक्स टूलकिट है इसके साथ में इसका खुद का एक मिडलवेयर होता है थंक करके, तो आपको असिंक कॉल के लिए, एपीआई वगैरह के लिए अलग से मिडलवेयर को इंस्टॉल करना, उसको सेटअप करने वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी सीरीज हैं रिडक्स टूलकिट की रिएक्ट.जेएस के साथ में, सो यहाँ पे अलग से क्या मिलेगा? एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक के साथ। जो कोड है वो आपको गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।